हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। चैप्टर 3 में हम फर्स्ट पॉइंट कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हमें कवर करना है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर्स थे। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। जो लैंड से मिलने वाला जो लैंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। एक तो कम क्वांटिटी में हुआ करता था, दूसरा पर हेक्टेयर उसकी वैल्यू बहुत कम थी। प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी कि आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड इट इज़ एक्सट्रीमली लो इन इंडिया कंपेयर टू एडवांस नेशंस इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के कंपैरिजन में प्रोडक्टिविटी जो है पर यूनिट ऑफ पर हेक्टेयर ऑफ लैंड वो बहुत कम हुआ करती थी। अब राइस की प्रोडक्टिविटी अगर इंडिया में देखी जाए तो 3.6 थी पर हेक्टेयर ऑफ लैंड की बात हो रही है, और चाइना में 6.8, वियतनाम में 5.8, और वर्ल्ड एवरेज क्या थी 4.5, अपना एवरेज से भी कम था। वीट की देखा जाए तो वीट भी अपना एवरेज से बहुत कम था, और मेज़ की देखा जाए तो वो भी एवरेज से कम था, यानी कि एवरेज से बहुत कम हुआ। तो वर्ल्ड एवरेज, इसमें वर्ल्ड एवरेज शायद कट गई है, तो आप उसको देख लेना कितनी लिखी है। लो प्रोडक्टिविटी या साइन ऑफ बैकवर्डनेस, बैकवर्डनेस शो करता है सिंस एग्रीकल्चरल सेक्टर जनरेट डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से ग्रो कर रहा होगा तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो कर रहा होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट यूज़ कहाँ होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं चलेगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं चलेगा। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लाइज स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। ये क्या शो करता है कि ग्रोथ स्लो हो गई किसकी, इंडस्ट्रीज़ की। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें एक जगह पे आवश्यकता से ज़्यादा लोग कर काम कर रहे हो, तो वो डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट होती है। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। It occurs when the number of persons engaged in a piece of land is much higher than the actual needed, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग अगर किसी काम पे लगे हुए हैं तो वो क्या है, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। सो अपेरेंटली ऑल आर एम्प्लॉयड, देखा जाए तो सभी एम्प्लॉयड हैं, बट इन रियलिटी मैनी आर अनएम्प्लॉयड, उसमें से बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। कैसे अनएम्प्लॉयड है, कैसे, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो उनको उस हिसाब से खर्चा नहीं पूरा मिलेगा ना, ठीक है। अगर एक काम को अगर 10 बंदे करते हैं, कर सकते हैं, तो वो उनको 10,000 मिल रही है। अगर उसी काम करने वाले 15 बंदे होंगे तो सबको सैलरी कम मिलेगी ना, 7,000 के करीब मिलेगी। इवन व्हेन सम आर विड्रॉन टोटल आउटपुट विल नॉट फॉल, ठीक है। अगर कुछ विड्रॉ कर लेते हैं तो टोटल आउटपुट फॉल नहीं है। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक हुआ करती थी किसकी, इंडियन एग्रीकल्चर की। रिफ्लेक्ट्स बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी, ये पॉवर्टी और बैकवर्डनेस को शो करता है। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो टोटली डिपेंडेंट किस पे था, रेनफॉल पे। अगर रेनफॉल अच्छी हुई तो अपना अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, अच्छी क्रॉप हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। एग्रीकल्चर इन इंडिया हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, अकॉर्डिंगली क्रॉप प्रोडक्शन इज हाईली अनसर्टेन, यानी कि अनसर्टेन था, सब कुछ ऊपर वाले पे डिपेंड था। गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप, बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप। वोलेटाइल, क्योंकि उस टाइम प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। वोलेटाइल फार्म आउटपुट लीड्स टू वोलेटाइल फार्म इनकम्स, कॉन्सिक्वेंटली ग्रोथ प्रोसेस फेल्स टू बी स्टेबल, यानी कि ग्रोथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होनी चाहिए वो स्टेबल नहीं थी। कभी प्रोडक्शन अच्छी हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी, कभी अच्छी हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी, तो ऐसे चल रहा था सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि गुजारा करने के लिए हम फार्मिंग करते थे, ना कि उनको कॉमर्शलाइज करने के, यानी जो फार्मिंग प्रोडक्ट होते हैं उनको मार्केट में सेल करने के लिए। फार्मिंग इन इंडिया इज सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड, इट मीन्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर इज टू सिक्योर सब्सिस्टेंस फॉर द फैमिली, इट इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अर्न करना उनका एम नहीं होता था। इट इम्प्लाइज दैट फार्मिंग इन इंडिया इज नॉट मच कॉमर्शियल इन नेचर, यानी कॉमर्शियल नेचर नहीं था, उसका एम क्या था, लोगों का अपना खाने पीने का गुजारा हो जाए, बस इतना काफी है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फेल्स टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने लैंड पे या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे तो सरप्लस जनरेट नहीं हो रहा था। दिस लीड्स टू स्टेगनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। स्टेगनेशन का मतलब आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, स्टेगनेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब
स्टेगनेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें ग्रोथ ना के बराबर हो, यानी कि 0 पॉइंट कुछ की रेट से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यानी कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, वो उसके लिए पैसा नहीं हुआ करता था। मॉडर्न इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आर नॉट जुडिशियली यूज, ठीक है, जुडिशियसली यूज, ठीक है, उनके यूज़ नहीं किया जाता था। इट इज़ बिकॉज द बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली पुअर। तो फार्मिंग जो पॉपुलेशन थी वो बहुत पुअर हुआ करती थी, उनके पास पैसे नहीं थे केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने के लिए। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी, देयरफॉर बैकवर्डनेस, इसकी वजह से बैकवर्डनेस आ गई और प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रखी थी। नेक्स्ट आता है स्मॉल होल्डिंग्स, यानी कि लोगों के पास लैंड बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, जो हुआ करते थे लोगों के पास थोड़ी थोड़ी हुआ करते थे, और थोड़े थोड़े भी यहाँ कहाँ वहाँ, ठीक है, मतलब एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, टुकड़ों में हुआ करती थी लैंड। स्मॉल होल्डिंग्स और स्मॉल साइज ऑफ फार्मर्स लैंड अंडर कल्टिवेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। स्मॉल होल्डिंग्स आर अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन टू वेज, ठीक है, वो बाधा थी अपनी ग्रोथ में कैसे। मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग बिकम डिफिकल्टी, यानी कि यूज़ ऑफ मशीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर मशीन यहाँ पे लगाएं फिर उसको उठा के यहाँ पे लेके जाओ, फिर उसको उठा के यहाँ पे ले जाओ, वो पॉसिबल नहीं हो सकता था। नेक्स्ट है मैनेजरियल फार्मिंग, मार्जिनल फार्मिंग कंटिन्यूस टू व्यू फार्मिंग एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी कि अपना गुजर बसर करने के लिए हम चला रहे थे रादर देन एंटरप्राइज ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अर्न करना अपना एम ही नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट आता है लैंडलॉर्ड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अब जो जिसकी लैंड होती थी वो उस पर काम नहीं करता था, वो उस पर काम करने के लिए रखता था किसानों को, उसको बोला गया टीनेंट, और लैंडलॉर्ड अलग होता था। अब टीनेंट उस पर काम करके प्रॉफिट अर्न करते थे, मतलब पैसे कमाते थे, पैसे कमा के कुछ पैसा तो टीनेंट के पास जाता था, और मोस्ट अमाउंट किसके पास चला जाता था, लैंडलॉर्ड के पास। लैंडलॉर्ड को लैंड से मतलब नहीं था, उनको बस पैसे आ रहे हैं तो पैसे से मतलब, वो पैसे से अपनी लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे। और जिससे क्या हो सकता था, जिससे उस पैसे को अगर यूटिलाइज किया जाए तो लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती थी, या एक अच्छे इक्विपमेंट दिला के अच्छा प्रोडक्शन किया जा सकता है, बट उनको लैंड से फर्क नहीं पड़ता था। ह्यूज एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय द टीनेंट्स हु आर नॉट ओनर ऑफ द सॉइल, जो कि ओनर नहीं थे लैंड के, बट द बल्क ऑफ रिवेन्यू इज अप्रोप्रिएटेड बाय द ओनर्स, यानी कि जो मोस्ट रिवेन्यू था, जो ज़्यादा अमाउंट था रिवेन्यू का, वो लैंडलॉर्ड अपने पास रख लेता था, और टीनेंट ऑफन गेट बेयर मिनिमम, कम अमाउंट मिलता था। लिटल और नो सरप्लस इज लेफ्ट विद द टीनेंट्स फॉर री इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसके पास, टीनेंट्स के पास। जो किसान है उनके पास बहुत कम पैसे बचते थे, जिससे वो लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाए, उनके पास पैसे नहीं होते, सरप्लस ही नहीं होता था। अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर टेंड्स टू स्टेगनेट, इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है स्टेगनेंट है। नेक्स्ट आता है प्रीमेटिव टेक्नोलॉजी, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे हम, जिससे अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रखी थी। बिकॉज बल्क ऑफ फार्म्स इन इंडिया आर स्मॉल इन साइज, यानी कि जो खेत थे वो स्मॉल इन साइज हुआ करते थे, एंड बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इज पुअर, और पॉपुलेशन क्या होती है वो पुअर हुआ करती थी। तो दो चीज़ें थी, तो एक तो फार्म के लैंड जो थे वो छोटे साइज के थे, दूसरा फार्मिंग पॉपुलेशन जो बहुत पुअर थी। द यूज़ ऑफ प्रीमेटिव टेक्नोलॉजी बिकम्स इनएविटेबल, यानी कि इसको टाला नहीं जा सकता था। जो प्रीमेटिव टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे थे, इसको टाला नहीं जा सकता, क्योंकि उसके दो रीज़न हो गए, एक तो लैंड जो थी वो टुकड़ों में थी, ठीक है, और दूसरा जो पॉपुलेशन, जो फार्मिंग पॉपुलेशन थी वो गरीब भी थी, तो वो ना तो अच्छे प्रोडक्ट ले सकती थी, ना फर्टिलाइजर ले सकती थी, जिससे अपनी क्या ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती। देयर आर प्लेंटी ऑफ इंस्टेंसेस वेयर बुल्स प्लग द फील्ड, यानी कि बुल्स कैटल का हेल्प ली जाती थी किसके लिए, इंस्टेड ऑफ रादर देन ट्रैक्टर, यानी कि खेत जोतने के लिए ऐसे बुल्स की यूज़ किया जाता था, ना कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। वी फाइंड हैवी रिलायंस ऑफ कल्टिवेटर्स ऑन कैटल पावर, यानी कि गाय बैल की पावर पे हम डिपेंड थे अपनी हैवी कल्टिवेशन के लिए, ठीक है। मैन पावर रादर देन मॉडर्न इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर मशीन्स एटसेट्रा, ठीक है। तो हम ट्रैक्टर और हार्वेस्टिंग मशीन पे डिपेंड ना होकर हम मैन पावर और कैटल पावर पे डिपेंड थे। कैटल मतलब गाय बैल होती है, तो कैटल पे डिपेंड करते थे, जो बैल उन पे डिपेंड करते थे। कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो, जिसकी वजह से अपनी प्रोडक्टिविटी कम थी। दीज फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर लीड्स टू एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकलता है, दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज
extremely backward despite the fact that it is of significant importance in Indian economy। ठीक है, तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड होने के बाद भी एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस का, क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन अपनी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। बिकॉज अ सिग्निफिकेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज एक्सट्रीमली बैकवर्ड, द इकोनॉमी एज अ वुल कंटिन्यूज टू बी बैटल बैकवर्डनेस। अगर जो मेन सेक्टर जो था इकोनॉमी की ग्रोथ करने का वही बैकवर्ड चल रहा था, तो बाकी सेक्टर तो टोटली इंडिया में क्या होनी थी, बैकवर्डनेस फैलनी थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना था।